सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले के बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से बहुत तेज तेज बुरी तरह से रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिरा, पर वो बच गया। चुड़ैल, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीखें निकल रही थीं। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सब विधियां पूरी हो चुकी थीं और अब उसे अग्नि देने ही वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ाता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद लकड़ियां जलने लगीं, पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहां के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसी ही थी। लाश उठकर खद्दी हो गई और उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया और उसे देखकर वहां के सारे लोग डर कर भागने लगे। शैतान, खाना चाहिए, खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी मां का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़ ढकर उठाया और अपने पैरों में लगी आग से जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगीं। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था। पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज सुनकर पेड़ाडीज के पीछे छुपा एक आदमी वहां से भागने लगा और तभी शैतान की नजर उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेजी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ ढा गया। शैतान, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? आदमी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। शैतान, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ दे सकता। आदमी, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। शैतान, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूं। आदमी, तो जाओ जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। शैतान, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। शैतान, और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। जमीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। लड़का, ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो। शैतान और खाना। शैतान की आवाज सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। लड़का, आपकी आवाज तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान, मेरे पास आओ।
लड्डिचका भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ीच लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड्डिचके के चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया। लड्डिचके को खाने के बाद उसकी नजर उसकी गाढ़ी पर पड़ी। उसने गाढ़ी पर छलांग लगाई और गाढ़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाढ़ी ने आग पकड़ ली, थोड़ी ही देर में गाढ़ी फट गई। गाढ़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। वो शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे जोरों से रो रहा, बहुत बड्ढा है। विवेक अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफी हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने आग जला ली, पर उन्हें डर था कि कोई यहां आ ना जाए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसलिए वहां किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। नितिन, क्या मस्त जगह है। कभी यहां पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे। सैकड़ों सैनिक यहां पर खड्डे रहते होंगे जहां पर हम लोग बैठे हैं। हो सकता है यहीं पर कितने लोग मारे गए हों। दीपक, अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो कभी होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है, और इस तरह के डरावने एक्सपीरियंसेस करने में बहुत मजा आता है। विवेक, तो ठीक है, हम सब जहां भी जाएंगे ऐसे ही रात बिताएंगे, जो कि बहुत डरावनी हो, और उसमें 4 चांद लगाने के लिए हम में से हर बार कोई ना कोई एक हॉरर कहानी सुनाएगा। लेकिन वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए। सच में उसके साथ वो घटना घटी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कभी ना कभी डरावनी घटना होती ही है ना नितिन? तो ठीक है विवेक, प्लान तूने बनाया है तो सबसे पहली कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम सलाह कर लेंगे कि फिर कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है विवेक, ठीक है, तो दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ। और सुनो दीपक, ये कहानी तुझे जरूर पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो हादसा हुआ था मैं वही कहानी सुनाने वाला हूं। दीपक, अच्छा वो कहानी ला सुनाने जा रहा है तू? यार उस बारे में मैं सोच लेता हूं ना तो मेरे रोंगटे खड़ी डीढ़े हो जाते हैं। ठीक है, सुना, मजा आएगा। विवेक, तो कहानी यहां से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाजें मेरे कानों में बार बार पीडीडीडीएच रही थी। लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था और खुद से ही बोल रहा था, पता नहीं दीपक किस हालात में होगा, कब से दारू लेने गया था, आधी रात हो गई अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान सामने आ जाता है। मैंने ब्रेक लगाए, स्कूटी रोकी। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने तेज आवाज में बाबा को बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी गाड़ी के सामने ही आना था आपको, अभी आपको चोट लग जाती तो। नितिन, फिर बाबा कुछ बोले या नहीं? विवेक, वो बोले, पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। बाबा, चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा। विवेक, ऐसे चलोगे तो चोट लगेगी ही ना। बाबा, हाँ, लेकिन मुझे अब कभी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों ना चढ़ जाए। विवेक, मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। आकाश, हैरान तो हम लोग भी हैं। विवेक, आगे सुनो। मैंने बाबा से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने में बारिश होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा, ये अचानक बारिश कैसे होने लगी, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। फिर बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या न करूं समझ नहीं आ रहा था। बाबा, आसमान तो अभी भी बिल्कुल साफ है बेटा, वो ऊपर देखो। विवेक, मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा, चलो, वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूं। विवेक, नहीं बाबा, मेरा दोस्त इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा है, मुझे उसे ढूंढना है। बाबा, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहां है, आओ मेरे साथ। विवेक, बाबा की यह बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी तो अनजान हैं, उन्हें दीपक के बारे में कैसे पता।
खैर, बाबा के पीछे पीछे उनकी कुठियां तक पहुंच गया। बाबा, आओ बैठो। विवेक। बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं कुठिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा अब जल्दी बताओ, ये सब क्या है? कहां है मेरा भाई? बाबा, आज से 3 दिन पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। विवेक। हां बाबा, मैंने सुना है। हुआ तो था एक्सीडेंट। सुना है उसमें 2 लोग मरे भी थे। बाबा, तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। विवेक, क्या सच में? बाबा, हां, और उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़ी कर खतरनाक हो गई है। अब वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेता है। विवेक। बाबा की ये बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब मेरा भाई भी? बाबा, नहीं, अभी नहीं। अभी तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं है उसको। आकाश, पर उस आत्मा ने दीपक को अभी तक मारा नहीं था। ये बात बाबा को कैसे पता थी? विवेक, यही सवाल मैंने बाबा से पूछा। बाबा, ये सब आपको कैसे पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। बाबा, सब समझ आ जाएगा, थोड़ा रखो बेटा। और पूरी बात सुनो, ये जो बारिश हो रही है, ये कोई आम बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। विवेक, क्या? बाबा, मेरा दोस्त दीपक बहुत डरपोक है, वो तो डर कर ही मर जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे भाई को बचा भी सकते हो ना? बाबा, हां, बचा सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां एक्सीडेंट हुआ था। विवेक, आप नहीं चलोगे मेरे साथ? बाबा, बाबा, मेरा यहां रहना जरूरी है। तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। विवेक, ठीक है बाबा, चलता हूं मैं। मेरे भाई को बचा लेना। बाबा, फिक्र मत करो। विवेक, मैं वहां से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की ओर चला गया। जैसे वहां पर मैं पहुंचा, अचानक बारिश तेज हो गई, हवाएं तेज हो गई। भयानक आत्माएं दीपक को घेरे उसे डरा रही थीं। वो नजारा बेहद खौफनाक था। दीपक धीरे धीरे दबी आवाज में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। मैंने दीपक को आवाज लगाई, दीपक, दीपक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीपक ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। दीपक, विवेक बचा, मुझे ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी। विवेक, आत्मा हंसकर कहने लगी, आजा, तू भी आजा, तुझे भी निपटा देता हूं। और भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी अचानक बारिश रुक गई, आसमान में बिजली चमकी जिससे कि तेज रोशनी पैदा हुई। और तभी मैंने देखा कि वहां पर बाबा आ गए थे। आत्मा ने बाबा से कहा, तुम यहां से चले जाओ पापा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। बाबा, इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। विवेक, तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। नितिन, ऐसा क्या हुआ विवेक? विवेक, बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली जिससे वो आत्मा जलकर खत्म हो गई। वो आत्मा बाबा से जोर जोर से चीख कर कह रही, पापा, ये तुमने क्या करा? मैं ये सोच रहा कि बाबा को ये आत्मा पापा क्यों बोल रही है। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। बाबा, हैरान मत हो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटा ही मरे थे उस एक्सीडेंट में। विवेक, इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड्डी गए। तभी दीपक भागकर मेरे पास आ गया। दीपक, अच्छा हुआ जो तू आ गया। विवेक, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैं दीपक को स्कूटी पर बैठाकर वहां से चला आया। आकाश, वाह यार दीपक, नितिन, वैसे विवेक, जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था ना, और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती, चाहे कोई गाड़ी ही मुझ पर क्यों न चढ़ जाए, तभी मुझे हल्का हल्का शक हो गया था बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। नितिन, लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही कदमों की आवाज उनके पास आकर रुकी, विवेक और दीपक बिल्कुल हैरान हो गए। विवेक, बाबा, बाबा आप यहां? आकाश, नितिन, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। नितिन, अबे भागो यहां से। नितिन और आकाश डर कर वहां से भाग गए। भागते भागते दोनों फोर्ट से भर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नितिन, भाई क्या सच में भूत था या कोई और? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं, एकदम वहां से भाग आया। आकाश,
हाँ नितिन, मैंने भी कुछ देखा नहीं, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं उस फोर्ट के अंदर फिर से नहीं जाने वाला भाई। तभी विवेक और दीपक धीरे धीरे चलकर उस फोर्ट से बाहर आते हैं। दीपक, क्या हुआ, फट गई ना? विवेक, अरे भाई तुम्हारा चेहरा तो देखो, सारा रंग उतर गया है। शायद कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी पतलून भी गीली हो जाती। विवेक और दीपक दोनों हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं। नितिन, मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? फिर वो इंसान कौन था? दीपक, हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसी शुमशान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोचा थोड़ी मस्ती की जाए, और वो इंसान वहां का सिक्योरिटी गार्ड था। नितिन, और अगर इस मजाक में हमारी जान चली जाती तो? विवेक, तो क्या फिर तुम भूत बनकर हमें डराने आ जाना? विवेक और दीपक दोनों खूब हंसने लगे। आकाश, मरने के बाद वैसे भी कोई अपना और पराया नहीं होता, भूत बस जान लेना जनता है। फिर वो चारों दोस्त वहीं बैठ जाते हैं और दूसरा दोस्त एक नई कहानी सुनाने लगता है। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट शेयर जरूर करें। नोट, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया पेज पर